नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे गाजियाबाद में 27 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा रहेगा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। लोकसभा चुनाव का शंखनाद होने के बाद लगातार देश में चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियां अलर्ट हैं और अपनी जनसभाएं भी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 मार्च को गाजियाबाद पहुंचेंगे और उनका हेलीकॉप्टर 2:30 बजे गाजियाबाद की पुलिस लाइन में लैंड करेगा और वो सड़क मार्ग से होते हुए गाजियाबाद के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम पहुंचेंगे। वहां पहुंचकर वो प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लेंगे। दरअसल आपको बता दें, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में तमाम ऐसे लोगों को बुलाया जिसमें अधिवक्ता, डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार, उन लोगों करीब 1500 लोग इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भाग लेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको संबोधन करेंगे। लगातार आपको बता दें, जब से लोकसभा चुनाव का शंखनाद हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों की सीटों को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं प्रबुद्ध सम्मेलन के बाद जो उत्तर प्रदेश के बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, सम्मेलन के बाद तमाम जो गाजियाबाद के जो बीजेपी के जो नेता हैं, विधायक हैं, उनसे लोकसभा की सीट को लेकर चर्चा भी करेंगे और उनका मूड भी जानेंगे। उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि घोषणा हो सकती है कि गाजियाबाद से लोकसभा सीट का जो दावेदार उम्मीदवार होगा वो स्थानीय होगा या भारी होगा, ये देखने वाली बात होगी। दरअसल जो लोकसभा चुनाव 2024 को अब जो है कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। ऐसे में 26 अप्रैल को गाजियाबाद में वोटिंग भी होनी है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपना कोई लोकसभा का उम्मीदवार गाजियाबाद से नहीं उतारा। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी से स्टार प्रचारक भी हैं और 27 मार्च को गाजियाबाद में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भाग लेने के बाद नेताओं से इस पर चर्चा करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि गाजियाबाद से लोकसभा प्रत्याशी किसे बनाया जाता है। गाजियाबाद से प्रवीण कुमार, इंडिया वॉइस। लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने अपने बाकी प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा के 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 7 मुस्लिम चेहरे भी हैं, जिससे कहीं न कहीं सपा और कांग्रेस की टेंशन बढ़ती दिख रही है। बता दें कि आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सभी को चौंका दिया। सहारनपुर से कांग्रेस से इमरान मसूद जहां चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं बसपा ने मुस्लिम चेहरा उतारकर कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को घेरने की कोशिश की है। वहीं अगर बात करें रामपुर की सीट, तो जिस तरह से आजम खान और अखिलेश यादव की हुई डील में आजम खान ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को यहां से चुनाव लड़ने की बात रखी है, तो जिस तरह से अब रामपुर में भी मुस्लिम प्रत्याशी ताल ठोकेंगे। और वहीं अगर बात करें तो बसपा ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए दलित और ठाकुर प्रत्याशियों पर भी अपना दांव लगाया है। लेकिन जिस तरह से बसपा सुप्रीमो की लिस्ट में अपना दल के संभावित प्रत्याशियों के गढ़ में अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, इससे यह साफ जाहिर हो गया है कि जल्द ही बसपा और अपना दल के बीच डील तय हो जाएगी। और माना यह भी जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती के सहारे पल्लवी पटेल 15 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। अगर दोनों का गठबंधन होता है तो यहाँ भी कहीं न कहीं अखिलेश यादव बैकफुट पर नजर आएंगे। फिलहाल जिस तरह से हर रोज राजनीतिक समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं, और इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती की यह लिस्ट कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की टेंशन भी बढ़ा चुकी है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने एमडी फैक्टर खेलते हुए कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में तस्वीर क्या रहती है, क्या रिजल्ट आएगा, क्या बसपा सुप्रीमो मायावती बीजेपी और
सपा का किला ढहा पाएंगी, यह देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। लखनऊ में कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रमन मिश्रा। उत्तर प्रदेश में भाजपा, बसपा और सपा ने लगभग प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। इंतजार था तो बहुप्रतीक्षित कांग्रेस की 17 सीटों के पर प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा का। ऐसे में कल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें यूपी प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शामिल हुए। बैठक में 17 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की गई, मंथन हुआ। उसके बाद देर रात लगभग 8 से 9 बजे के बीच में 8 प्रत्याशियों की घोषणा की गई। सबसे पहले आपको बता दें कि सहारनपुर से हाल ही में कांग्रेस में आए इमरान मसूद, वहीं बसपा के सिटिंग विधायक अमरोहा से, जो कि बसपा छोड़ फिर से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, दानिश अली, उनका टिकट पक्का हो गया है। वहीं बनारस की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को टिकट दिया है। ऐसे ही 8 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है। वहीं 9 सीटों पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अब देखना है कि 9 सीटों पर कांग्रेस किन्हें प्रत्याशी बनाती है। कैमरामैन रमाशंकर यादव के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस। लखनऊ में अपना दल को सपा से गठबंधन टूटने पर बीएसपी से मिला प्रस्ताव। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी पार्टी के बीच आई दरार में अब बसपा सुप्रीमो मायावती की एंट्री कुछ अलग ही रंग लाने वाली है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना दल की नेता पल्लवी पटेल को खुला ऑफर दिया है। सूत्रों का यह भी दावा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने पल्लवी पटेल को मनचाही सीट पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है और यह भी कहा जा रहा है कि जल्द ही पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल का और बसपा के बीच समझौता हो जाएगा और इसके बाद अपना दल का 10 से 15 सीटों पर चुनाव भी लड़ा सकती है। बता दें कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के पहले मात का खेल चल रहा है, इन सब के बीच अब अपना दल का सुर्खियों में आ गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से रिश्ते खराब होने के बाद सपा विधायक व अपना दल की नेता पल्लवी पटेल के रिश्ते अब टूट चुके हैं। दोनों के रास्ते अब जुदा हो गए हैं। इन सब के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने पल्लवी पटेल को खुला ऑफर भी दे दिया है। सूत्रों का यहाँ तक भी कहना है कि अब पल्लवी पटेल बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ हाथ मिलाकर 10 से 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेंगी। यही वजह रही कि जिन 3 सीटों पर पल्लवी पटेल ने प्रत्याशियों का ऐलान किया था, वह सूची भी निरस्त कर दी गई है। सूत्रों का यहाँ तक भी कहना है कि जल्द ही पल्लवी पटेल और बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी के बीच डील तय हो जाएगी और अब यह डील जल्द ही दिखने भी लगेगी। फिलहाल जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने चरखा दांव खेलते हुए पल्लवी पटेल को अपने पाले में कर राजनीतिक गलियारे में हलचल मचाई है, अब देखने वाली बात यह है कि यह गठबंधन का ऐलान कब होगा। आखिर अपना दल का और बसपा सुप्रीमो मायावती के बीच गठबंधन के ऐलान को लेकर सभी की नज़रें भी गड़ी हुई है। देखना यह है कि इन दोनों के गठबंधन से के बीच दोनों साथ में चुनाव लड़ती हैं तो इसका फ़ायदा और नुकसान किसे होता है। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में कांग्रेस ने बची हुई 2 लोकसभा सीटों पर भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा।
उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का दंगल दिलचस्प हो चुका है। कांग्रेस ने उत्तराखंड की बची हुई 2 लोकसभा सीटों पर भी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस की तरफ इन 2 सीटों पर युवा चेहरों को मौका देने का काम किया गया है। यानी नैनीताल से पार्टी ने प्रकाश जोशी को यहाँ पर लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा है और हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को चुनाव मैदान में उतारा है। चुनावी दंगल इसलिए भी दिलचस्प होता है क्योंकि कांग्रेस ने अपने अनुभवी जो नेता है उनके साथ युवा चेहरों के साथ चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि पार्टी ने जिताऊ बीजेपी की तरफ से जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि एक बार फिर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जो चुनावी मुकाबला होगा वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होता हुआ नजर आएगा और जनता भी इन सब चीजों को देखने का काम कर रही है। कैमरामैन अपने साथ अभय केंतुरा, देहरादून। प्रयागराज में इस वक्त होली का पूरा माहौल चुनावी रंग में सराबोर है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद इस बार की होली का जो रंग है वो कहीं ना कहीं चुनावी मोड में है और ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके मुखौटे बाज़ारों में भरे पटे हैं। ख़ासतौर से मोदी का मुखौटा और योगी के मुखौटे होली के पर्व पर धूम मचा रहे हैं। ख़ासतौर से केसरिया रंग मार्केट में बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड है। तो कह सकते हैं कि इस बार की जो होली है वो उसका रंग जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से चढ़ा हुआ है। राजनीतिक होली और उसमें ख़ास तौर से मोदी की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। उनके मुखौटे हैं, मोदी पिचकारी है, केसरिया रंग है, ये मार्केट में पूरी तरीके से छाया हुआ है। तो कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से जिस तरह से लोकसभा का चुनाव अपने शबाब पे आ रहा है वहीं होली के धूम के बीच में भी राजनीतिक माहौल बना हुआ है। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो नेता हैं उनके मुखौटे उनके नाम पर चीज़ें बहुत ज़्यादा बेची जा रही हैं। उसके बाद दूसरी पार्टियां चाहे अखिलेश हो या राहुल हैं उसके बाद वो मार्केट में उनके मुखौटे या उनके नाम पे बेची जाने वाली चीज़ें होली के पर्व पर देखी जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए कुल मिलाकर तो सबसे ज़्यादा अगर डिमांड है तो वो मोदी मुखौटे की है या योगी मुखौटे की है। तो कह सकते हैं कि इस बार की होली की धूम कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल भी बनाए रहेगी। लोकसभा चुनाव होने के बाद जिस तरह से होली पड़ रही है तो इस बार की होली कहीं ना कहीं राजनीतिकमय देखने को मिलेगी। शोएब रिजवी, प्रयागराज। अलीगढ़ में होली को लेकर तिरपाल से ढकी गई हैं सभी मस्जिदें। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की ओर से शहर में अति संवेदनशील क्षेत्र में स्थित मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ का है जहां पर अति संवेदनशील क्षेत्र में स्थित मस्जिदों को सुरक्षा के मद्देनजर ताकि होली के दौरान उन पर गुलाल और रंग ना आए इसके चलते मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है। तो वहीं पूरे मामले में क्षेत्र अधिकारी अभय पांडे का कहना है कि मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है। इस को लेकर हमारे द्वारा धर्मगुरुओं और स्थानीय लोगों से लगातार बातचीत की गई जिसके उपरांत मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है। शहर में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां दोनों ही आबादी बराबर है और वहीं होली का त्यौहार भी मनाया जाता है। तो वहीं क्षेत्र अधिकारी के द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा पीस कमेटी की बैठक लगातार की जा रही है और धर्मगुरुओं से वार्ता के बाद उन मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है, जिसके चलते वहाँ मौजूद लोगों के द्वारा जब होली खेली जाए तो होली का जो रंग है वो मस्जिदों पर ना आए और जिसके चलते किसी तरीके का माहौल ना बिगड़े। इसी के चलते पुलिस का भारी बल यहाँ तैनात किया गया है। वहीं पीएसी की बटालियन भी तैनात की गई है जिसके चलते किसी प्रकार की कोई बात न हो। इसी को लेकर लगातार जो भी अति संवेदनशील क्षेत्र में मस्जिदें हैं उनको तिरपाल से ढका गया है। इधर क्षेत्र अधिकारी के द्वारा बताया गया कि लगातार हमारे द्वारा पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया जा रहा है, लोगों से बातचीत की जा रही है। होली का त्यौहार है, मिलजुल कर बनाने की, भाईचारे की मिसाल पेश करने की बातचीत की गई है। लेकिन जहाँ मस्जिदों का मामला है तो मस्जिदों में किसी प्रकार से रंग ना आए, उसी को लेकर मस्जिदों को जो ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहाँ दोनों ही आबादी हैं उनको तिरपाल से ढक दिया गया है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में छोटी होली के दिन बाजारों में दिखी धूम। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। होली के दिन जो दुकानें हैं वो सस्ती भी नज़र आ रही है। बाज़ारों से लेकर जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर जो दुकानें हैं होली को लेकर वो साफ तौर पर नज़र आ रही है। जो लोग हैं काफ़ी उत्साहित हैं, कलर्स लिए जा रहे हैं। इस दौरान आपको डिफरेंट वैरायटीज़ की इस बार पिचकारी यहाँ पर नज़र आएगी। जो कपड़े हैं वो भी इस बार लोग ले रहे हैं। पहले तो लोग फटे पुराने कपड़े लेते थे, लेकिन इस बार जो ट्रेंड चेंज हुआ है उसके बाद जो लोग हैं
वो कपड़े भी होली के लिए दूसरे लेते हैं। सफ़ेद कपड़े इस बार प्रेफर किए जाते हैं जिसमें हैप्पी होली लिखा हो या इस तरह के जो कहा जा सकता है कि चीज़ें लिखी हो बधाई देने के लिए। तो तरह तरह की आपको यहाँ पर चीज़ें नज़र आएगी। जो लोग हैं अब ये नकली बाल आपको नज़र आ रहे होंगे, लोग इसे पहनना काफ़ी खुशी से पहनते हैं। साथ साथ टोपी नज़र आएगी। तो अलग अलग तरह के जो लोग हैं वो अपना किरदार होली वाले दिन देखने को मिलता है, क्योंकि कलर्स का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है। और खुशी भी ऐसी है कि जो सभी धर्मों के लोग होते हैं, वर्गों के लोग होते हैं, वो एक साथ नज़र आते हैं। सब होली के रंगों में एक साथ रंगे हुए नज़र आते हैं। और इसी के तहत जो दुकानें हैं मुख्य मार्गों में वो भी सजी हुई है। अत्यधिक लोग यहाँ पर आ रहे हैं फैमिली के साथ और यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो खुशी है वो साफ़ तौर पर बाज़ारों पे देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की आपको पिचकारी नज़र आएगी, डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आएंगे और केमिकल से जो हटे हुए कलर है यानी कि प्योर ऑर्गेनिक कलर्स वो भी आपको नज़र आएंगे। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो ये देखा गया है कि होली के साल भर साल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस बार जो सिलेंडर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से साल बीत रहे हैं उस तरह से जो ट्रेंड है होली का वो भी बदलता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों का भी ये कहना है कि जिस तरह से हम पहले होली खेलते थे उसमें अत्यधिक उत्साह था, लेकिन जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके तहत जो होली का त्यौहार है काफ़ी सीमित रह गया है। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर जो उत्साह है होली के लेकर वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ। बदायूं में 2 बच्चों की हत्या के मामले में मृतक बच्चों के पिता ने की आत्महत्या की कोशिश। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विजय कुमार। बदायूं में हुए 2 मासूम बच्चों के हत्याकांड के मामले में आज कार्रवाई से संतुष्ट न होने को लेकर के बच्चों के पिता ने आत्मदाह करने का प्रयास किया है। वहीं आपको बता दें कि पूरा मामला 19 मार्च का है, जिसमें 2 बच्चों की निर्मम चाकू से काट करके हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था और दूसरे आरोपी को बरेली से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर आला कत्ल चाकू के साथ जेल भेज दिया था। वहीं पिता ने इस कार्रवाई से पूरे मामले के खुलासा सही से न होने को चलते आज अपनी बाइक आग के हवाले कर दी और कार को भी जलाने का प्रयास करते हुए आत्मदाह का प्रयास किया है। वहीं पूरे मामले में पुलिस प्रशासन ने घर की सुरक्षा बढ़ा दी है और जो है कार्रवाई देने का आश्वासन किया है। पुलिस ने बताया कि जांच चल रही है और जांच के बाद पूरे मामले का खुलासा जल्द ही किया जाएगा। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठौर। महोबा में अवैध खनन कर बालू माफिया माला माल हो रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सारिक नवाज। महोबा जिले के पनवाड़ी में बालू माफियाओं के द्वारा जमीन का सीना खोद कर जमकर अवैध खनन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बालू माफियाओं के द्वारा बड़ी बड़ी LNT मशीनें लगाकर जमीन का सीना फाड़ते हुए यह खदान से लाल मुरम निकाल रहे हैं। वहीं जिम्मेदार विभाग मौन बना हुआ है और किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहा। इससे पहले भी यहां पर कई बार ग्रामीणों के द्वारा बालू खनन को लेकर जाम भी लगाया गया था और अपील उनके द्वारा की गई थी कि दिन में अवैध खनन ना किया जाए, जिससे स्कूली बच्चों या आम जनमानस को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन यहां पर सियोनी मोजे पे लगातार बालू माफिया सक्रिय दिख रहे हैं और दिन प्रतिदिन जमकर अवैध खनन कर रहे हैं। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले को लेकर खनिज विभाग क्या कार्रवाई करता है, जिससे यह अवैध बालू का खनन बंद हो सके। महोबा से सारिक नवाज, इंडिया वॉइस। मैनपुरी में पुलिस ने अवैध सशस्त्र फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। लोकसभा चुनाव को लेकर मैनपुरी की SOG टीम और बेबर थाना अध्यक्ष महाराज सिंह भाटी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। अवैध शस्त्र फैक्ट्री में 11 जो तमंचे बरामद हुए हैं, जिसमें 2 12 बोर की एक बंदूक भी बरामद हुई है। SP पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी है। उन्होंने बताया काफी लंबे समय से ये जो आरोपी है मुन्ना लाल काफी लंबे समय से जो बेबर थाना क्षेत्र के वीरपुर का रहने वाला है, काफी लंबे समय से अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन
पालन कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर एसओजी टीम प्रभारी कुलदीप दीक्षित ने टीम बनाकर और थाना अध्यक्ष महाराज सिंह भाटी के संयुक्त रूप से सहयोग लेते हुए कड़ी कार्रवाई की और आरोपी को घेराबंदी करते हुए अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण भी भारी मात्रा में बरामद कर लिए हैं और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो वहीं आगामी जो लोकसभा में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो सके, इसको रोकने के लिए एसपी विनोद कुमार सिंह ने टीम को बधाई भी दी है और कुशल कार्रवाई को लेकर एसओजी टीम के जो प्रभारी हैं कुलदीप दीक्षित और उनके सभी साथियों को शुभकामनाएं भी बधाई के पात्र की बात कही है। मैनपुलिस इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। गाजियाबाद में बिल्डिंग मटेरियल कारोबारी को मारी गोली। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में कल बीती रात जब एक बिल्डिंग मटेरियल का कारोबारी अपनी दुकान बंद कर जा रहा था, दुकान के सामने ही 3 से 4 व्यक्ति आए और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस ताबड़तोड़ गोलियां चलाने के बाद जो बिल्डिंग मटेरियल का जो मालिक था उसके 2 गोली लगे, एक जांग में लगी और पेट में गोली लगने के बाद वो घायल हो गया। उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घायल अशोक यादव को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया। उसका वहां पर अस्पताल में इलाज चल रहा है। दरअसल आपको बता दें, उसके भतीजे ने यह बताया कि जब मेरे चाचा दुकान बंद कर जा रहे थे, इसी दौरान 6 से 7 लोग बाइक पर आए और मुंह पर नकाब बांधकर आए थे और मेरे चाचा पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग करके वहां से फरार हो गए, जिसमें मेरे चाचा बुरी तरीके से घायल हो गए। इस पूरे मामले में एसीपी मसूरी नरेश कुमार का यह कहना है कि उसके चाचा के जो लड़का है उसकी तरफ से तहरीर दी गई है और लगातार पुलिस ने उन लोगों को पकड़ने के लिए, बदमाशों को पकड़ने के लिए टीमें लगा दी है। आसपास लगे कैमरे की भी पुलिस जांच कर रही है। जल्द से जल्द उन लोगों को जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है उनको पुलिस गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। होली का त्योहार है और इस तमाम सुरक्षा का दावा करने वाली गाजियाबाद पुलिस उस समय कहां थी जब खुले आम कुछ युवक आते हैं और एक बिल्डिंग मटेरियल के कारोबारी के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर चले जाते हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में जो कारोबारी है वो उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस दावा कर रही है जल्द से जल्द इस पूरी घटना का खुलासा कर देगी। पुलिस का कहना यह है कि इसमें जो है हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है। उसके चाचा के लड़के की तरफ से यह बताया गया है कि उनके गांव के कुछ लड़के हैं, उनसे ही उनकी रंजिश है। उनका नाम देते हुए पुलिस उन लड़कों से लगातार पूछताछ कर रही है। जल्द ही इस कांड का खुलासा करने की बात कर रही है। गाजियाबाद से प्रवीण कुमार। लखनऊ में समिति बिल्डिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आमान। राजधानी लखनऊ की सबसे प्रसिद्ध बिल्डिंग समिट बिल्डिंग जो आए दिन विवादों के घेरे में रहती है। आपको बता दें, समिट बिल्डिंग के जो नीचे बना फर्जी कैफ़े, जहां पे एक बड़ा विवाद होता नज़र आ रहा है, जिसमें साफ तौर से तस्वीरों में जो दिखाया जा रहा था, जहां पे कुछ लोग फर्जी कैफ़े में आए हुए थे और उनके ऊपर वहां पे लगे गार्ड्स जो लगातार हमला कर रहे थे और उनको मार रहे थे। वहीं आपको बता दें, कहीं ना कहीं फर्जी कैफ़े हो या किसी तरह का पब हो, ये जो सुरक्षा का दायरा होता है, जो गार्ड्स होते हैं वो वहाँ पे आए लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए होते हैं, ना कि वहाँ पे हिंसा करने के लिए। लेकिन वहाँ पे जो तस्वीरें थी वो बिल्कुल विपरीत थी। वहाँ पे जो सुरक्षा देने की बात की जाए तो वहीं पे लगातार वो उनके ऊपर हमला कर रहे थे और मार रहे थे। फिलहाल ये पूरा मामला जांच का है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि फर्जी कैफ़े में आए दिन वहाँ पे भी विवाद हुआ करता है, लेकिन वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है, जो थाना क्षेत्र विभूति खंड, वो किस तरह से एक्शन लेती है, किस तरह से वहाँ पे कार्रवाई करती है, जो वहाँ पे बवाल और दंगा रुकने का नाम नहीं लेता। आपको बता दें, जहाँ पे युवा बड़ी संख्या में जाता है मनोरंजन के लिए, वहीं पे नाच गाना और शराब परोसी जाती है। उसके बाद वहाँ पे देर रात आए दिन झगड़ा बवाल गाली गलौच होती है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से वहाँ पे झगड़ा बवाल होता है और वहाँ पे कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पे पुलिस कोई कानूनी कार्रवाई ना करके जिसमें इस तरह के मामले बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन इस तरह के मामलों में जब तक वहाँ पे कानूनी कार्रवाई और सख्ती से पुलिस पेश नहीं आएगी, तब तक इस तरह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब देखने वाली बात है कमिश्नरेट पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले को देखती हो, किस तरह से कार्रवाई करती है। लखनऊ से मोहम्मद आमान। हमीरपुर में लकड़बग्घे की हलचल से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता।
में उस समय हड़कंप मच गया जब लकड़बग्गा हमीरपुर के गायत्री मंदिर पे जा घुसा। इसके बाद जब राहगीरों ने शोर मचाया और जो वन विभाग की टीम है उनको सूचना दी। सूचना के बाद जब वन विभाग की टीम पहुंचती है और लकड़बग्गे को जाल डालकर पकड़ना चाहती है, उसी बीच जब जाल डालती है और लकड़बग्गे को पकड़ रही होती है तो अचानक लकड़बग्गा जाल छोड़कर भाग जाता है। कहीं ना कहीं वन विभाग की घोर लापरवाही देखी गई है। इससे 2-3 दिन से लकड़बग्गा वहीं टहल रहा है और इसके पहले भी सूचना ग्रामीणों ने दी थी। इसके बावजूद जब बीती रात उनको सूचना दी गई और वहीं छोटे छोटे बच्चे हैं और राहगीर भी रहते हैं, काफी बस्ती भी है, लेकिन वन विभाग की घोर लापरवाही इस पर देखी गई है। और जो टीम थी वो मौके पर पहुंचती है और जाल डालती है, लेकिन जाल डालने के बाद वो लकड़बग्गा वहां से भाग जाता है और इसके बाद राहगीरों में अब भी दहशत का माहौल बना हुआ है। इंडिया वॉइस से रूपेश गुप्ता, हमीरपुर। फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।